कल है ना, आप भी मेरी क्लास में है, मैंने एक भी मैसेज नहीं देखा आपका अभी तक। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कोई पार्टिसिपेशन नहीं है नजर आई। किया था, अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है फिर बेटा मैं देख ना सका हूँ। रिफत है क्लास में आज? रिफत नहीं, उसका इंटरनेट खराब हो गया होगा यकीनन बारिश की वजह से। और हफ्सा भी नहीं है? हफ्सा से किसका कांटेक्ट है? हफ्सा तो न्यू स्टूडेंट है हमारे पास, इस साल आई है, वो पार्ट 1 में तो नहीं थी। किसी का कांटेक्ट है तो भाई बोलें लोगों को कि राब्ता करें, क्लास में आए। नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ लाइव पढ़ने की बात ही अलग होती है, वरना मैं भी रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल देता हूँ, ऐसा करता हूँ। आप घर पे बैठ के देख लेना आराम से, लाइट जाए या ना जाए, क्या ख्याल है, बाद में देख लेना फिर। चलो, मेरे साथ होगे तो मजा आएगा पढ़ने का यहाँ, वरना फिर मजा नहीं आएगा ना, दीवारों से बात मैं किससे पूछूं, खुद ही जवाब दे दूं, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में मुझे, कम से कम। ओके, एंट्री नंबर 2 इज क्लियर। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके, तीसरा पॉइंट आराम से पढ़ेंगे, कंपाउंड एंट्री है कौन सी एंट्री बोली? कंपाउंड। ये क्या होती है सर? दो एंट्रीज मिला के एक एंट्री बनाई हुई है। एक एक करके पढ़ता हूं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, तो पहले मैं देख लेता हूं किसे, डायरेक्ट को। जुमला कैसे पढ़ूंगा? डायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। पढ़ा आपने जुमला? पढ़ लें सब लोग मेरे साथ एक बार। क्या? डायरेक्ट मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। मटेरियल इशू किया किस मकसद के लिए? प्रोडक्शन के लिए। और कौन सा मटेरियल है ये? डायरेक्ट। अच्छा सर, जब हम खरीद के लाए थे तब तो हमने लिखा नहीं था कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। हाँ ना, जब हम खरीद के लाते हैं तो हम उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी कहते हैं, हम उसे मानते हैं अपना एसेट, एसेट बढ़ा लेते हैं। और जब हम उसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो डायरेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो अब आप अल्लाह के हुक्म से बताओगे, जो यहाँ देख रहा है वो बहुत बेवकूफ इंसान है। जो यहाँ देख रहा है ना स्क्रीन पर एंट्री, वो अपना वक्त जाया कर रहा है, वो अपनी अकल बिल्कुल गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। इससे बेहतर है वो मेरी बातों पे गौर करे, उसके जवाब दिमाग में हैं, वो ये सब जानता है। वरना मुझे इतना लेक्चर देने की जरूरत क्या है? मैं आपसे बोलता हूँ पी जाओ इसे, कल हम सवाल पढ़ लेंगे और मैं वहां सवाल अटेम्प्ट करवाते हुए बोलूंगा डायरेक्ट यहाँ जाता है, इनडायरेक्ट यहाँ जाता है। इस तरह भी पढ़ाई हो सकती है माजरत के साथ। लेकिन मुझे बताएं, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ चार्ज होता था, किस में जाता था? लिख के भेजें, शाबाश। सर समझ नहीं आ रहा कहाँ जाता था। डायरेक्ट मटेरियल किस में जाता था? अरम भाई सोच समझ के, सर सोच समझ के। हसान थैंक यू सो मच, कभी कभी आता है तू, लेकिन जवाब तूने सही दे दिया। रिमशा थैंक यू, बिस्मा थैंक यू, एमन थैंक यू, अलैना थैंक यू। जिनको थैंक यू कर दिया वो समझदार हैं, इसका मतलब है वो सही है। और जो लोग जवाब नहीं दे रहे, अल्लाह उन्हें तौफीक दे जवाब देने की। मेरे सवाल के जवाब, बड़ों की बात का जवाब देने की नहीं बोल रहा, अल्लाह ना करे, बदुआ थोड़ी दे रहा हूँ। शहरियार अली थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में जाता था, वर्क इन प्रोसेस में जाता था। डब्ल्यूआईपी में कितनी चीजें जाती थी, अब याद दिलाओ, शाबाश। डब्ल्यूआईपी में जाती थी 3 चीजें, वेरी सिंपल। सबसे पहली, सबसे पहली डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल, बस रुक जाओ, बस डायरेक्ट मटेरियल इनफ है। डायरेक्ट मटेरियल हमने डब्ल्यूआईपी में चार्ज कर दिया, तो डब्ल्यूआईपी के आगे स्पेशली कमजोर दिल खवातीनों हजरात समझाने के लिए उनके लिए लिखा। क्या लिखा? नजर आ रहा है? स्क्रीन बड़ी करूं क्या आप लोगों के लिए, या इनफ है? हाँ जी। तो डब्ल्यूआईपी डेबिट, और हमारे गोडाउन से, हमारे स्टोर रूम से मटेरियल इन्वेंट्री हो गई कम। कहां लिख दूं? क्रेडिट। ईमानदारी से बताएं, ये एंट्री समझ आती है डायरेक्ट मटेरियल की? सर लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, आपने डब्ल्यूआईपी में डाल दिया। मैंने अभी भी जो मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया है अभी भी उसे अपना खर्चा कहा। मैंने अभी भी उसे अपना, क्या डब्ल्यूआईपी खर्चा होता है? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट खर्चा है? वर्क इन प्रोसेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री, है ना? प्रोडक्शन कंप्लीट होती है इस अकाउंट के अंदर। जब इस अकाउंट में सामान बन जाता है तो वो डब्ल्यूआईपी में भी रहता, वो डब्ल्यूआईपी से कहां मूव करता है? सामान बनकर डब्ल्यूआईपी में पड़ा रहता है, याद दिलाओ।
वरना मैं पिछले चैप्टर की पिक्चर खोल लूंगा, वो जो मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी थी। यस, डब्ल्यूआईपी से निकलकर वो फिनिश गुड्स में चला जाता है, वो तैयार सामान में चला जाता है। तो अब पहले डब्ल्यूआईपी में कितनी चीजें जाएंगी लाजमी? 3। जब जब तक 3 चली नहीं जाती है, डब्ल्यूआईपी से सामान बन के निकल नहीं सकता। राइट। अब प्रॉब्लम जो आएगी वो समझना। अब प्रॉब्लम समझनी है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना, जब पकवान सेंटर वाला खाना बनाना शुरू करता है, बड़ी प्रैक्टिकल बात करने लगा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। जब कारपेंटर फर्नीचर बनाना शुरू करता है आपके दिए हुए ऑर्डर का, तो वो अपने दिमाग में पहले ही कॉस्टिंग कर चुका होता है ना? कॉस्टिंग कर चुका होता है। उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करते हुए कितने फैक्टर्स को कंसीडर किया होता होगा? उसने भी 3 सोचे होते होंगे। बोला होगा कौन सी लकड़ी का फर्नीचर बनवाओगे, लकड़ी का इस्तेमाल कितना करना है, पूरा फर्नीचर लकड़ी का बनेगा या उसमें हार्डबोर्ड का इस्तेमाल भी करना है, लैमिनेशन शीट भी यूज करनी है, या पूरा फर्नीचर लकड़ी का बनवाओगे। पूरा फर्नीचर लकड़ी का बहुत हैवी भी होता है और बहुत महंगा भी होता है। तो उसने डायरेक्ट मटेरियल आपसे पूछ लिया, फिर उसने पूछा कितने दिनों में चाहिए। अगर आपने जल्दी का इजहार किया, उसने बोला अच्छा जल्दी चाहिए, एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ेंगे। उसने उसके भी पैसे रख लिए उसमें, एक्स्ट्रा मजदूर बाहर से लेने पड़ेंगे, हम तो खुद बना नहीं सकेंगे, टाइम है नहीं, है ना? हाँ जी, ज्यादा पैसे। और फिर उसने सोचा दुकान खोली हुई है, फैक्ट्री का बिजली का बिल, फैक्ट्री का रेंट, मशीनें इस्तेमाल होंगी, सही है, और फैक्ट्री में लोग काम जो करते हैं उनकी तनख्वाहें, ये सब भी तो है। वो सब पैसे भी उसने उसमें रखे, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। ये 3 चीजें उसने रखकर, अच्छा अब इसमें कितनी चीजें जो है वो नियर टू जो है ना एक्चुअल होंगी? 3 फैक्टर तो हैं, इसमें से कितनी नियर टू एक्चुअल होंगी? नियर टू एक्चुअल 2 एग्जैक्टली, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनके बारे में वो अच्छे से जानता है। पकवान सेंटर वाला जानता है कि भाई अगर मुझे 10 किलो की चिकन बिरयानी बनानी है तो उसके लिए मुझे कितने रुपए का मटेरियल लगाना है, वो अच्छे से जानता है ना? और वो 10 जहां उसको लगेगा मुर्गी महंगी हो गई, खुदा ना खास्ता, वो 10 के बजाय 8 किलो डाल देगा, क्या जाता है मेरे भाई, है ना? मुसलमानियत पाकिस्तानियत जिंदाबाद है। उसको 10 किलो चिकन की बिरयानी बना के देगा, देखने में 10 किलो लगेगी, कौन चिकन अलग से निकाल के तोलेगा कि 10 किलो है या नहीं? वेट 10 किलो होगा, चावल ज्यादा कर देगा, मसाले वसाले डाल देगा, क्या ख्याल है? तो बस काम की बात ये, डायरेक्ट मटेरियल का अंदाजा नियर टू एक्चुअल होता है, डायरेक्ट लेबर का अंदाजा नियर टू एक्चुअल होता है। बट द थर्ड थिंग इज विच इज FOH, ये हमें लगाना पड़ता है इसका अंदाजा, और इसका अंदाजा जो होता है वो नियर टू एक्चुअल भी हो सकता है, एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल से कम भी हो सकता है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा खून बढ़ जाता है आधी आधी बोतल, वरना मैं दीवारों को नहीं पढ़ा सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, आप चुप बैठे रहेंगे तो पढ़ लें आप इस तरह चुप बैठ के, लेकिन ये 4-6 लोग मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेरे लिए क्या बने हुए, वो कौन सी ड्रिंक है बड़ी मशहूर भाई? वैसे तो एक ड्यू भी है, लेकिन एक और है ना वो जो रेड वाली है, कौन सी है, सब पीते हैं, स्ट्रिंग। ये मेरी स्ट्रिंग्स हैं सारे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं भाई, थैंक यू। तो काम की बात यह है प्यारे बच्चों कि WIP में एक फैक्टर तो चला गया, अब WIP में जो दूसरा फैक्टर जाना है ना, मसला कश्मीर ये है कि वो हमें पता ही नहीं है कितना है। सर क्यों हमें पता नहीं है? अंदाजा तो लगाएंगे, इसका मतलब है WIP में अंदाजे वाली अमाउंट जाएगी, एक्चुअल तो अभी जाएगी नहीं। सर तो एक्चुअल पता चल जाएगा ना? एक्चुअल तो कब पता चलेगा बताओ? जब हम प्रोडक्ट बना लेंगे। अब सुनना, जुमले बड़े कीमती हैं, 1-1 करोड़ रुपए के जुमले। अबे भाई पकवान सेंटर वाला, पकवान सेंटर में तुम्हारे शादी का खाना, तुम्हारी सालगिरह का खाना 2-3 दिन में बनाकर, 1 दिन में बनाकर तुम्हें दे भी देगा, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उसका गैस का बिल आएगा, उसका 1 महीने का गैस बिजली अपना दुकान का किराया देना होगा, सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देनी होगी, रिसेप्शन वालों को तनख्वाह देनी होगी। क्या समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? इसका मतलब है ये सब FOH है ना, या नहीं है? FOH है या नहीं? ये सब FOH है। तो FOH एक्चुअल होगा, प्रोडक्ट बन के चली भी जाएगी, कारपेंटर आपको फर्नीचर बना के दे देगा 5 दिन में, 10 दिन में, लेकिन उसका बिजली का बिल आएगा 30 दिन मुकम्मल होने के बाद, उसको रेंट अदा करना होगा, उसके बेतहाशा खर्चे होंगे जिनके बारे में वो हकीकत एक्चुअल जानता नहीं है। अच्छा और वो ये भी नहीं जानता कि बिरयानी बनाते हुए
अगर बिरयानी लग गई, क्या हो गई? हसान तू है इधर क्लास में बेटे, तुझे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। लग गई नहीं है हसान, चलो कोई बात नहीं, उसको ज्यादा अच्छा समझ आता है। खवातीन भी समझ ही जाएंगी माशाल्लाह, बड़ी ज़हीन है। वैसे तो खाना पकाती नहीं होंगी, लेकिन अगर कभी पका लें तो लगने को तो बेहतरीन समझती होंगी। हाँ लग गई। जैसे वो कहती हैं कि सालन चढ़ा दिया फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब चूल्हे पे सालन चढ़ा दिया और भूल गए हैं, तो बिरयानी लग गई। सालन कोरमा जल गया, बिरयानी का कोरमा अगर जल गया तो बेटे ये नुकसान तो सोचा ही नहीं है ना, दिमाग में जरूर होता है लेकिन इसका तो प्रोविजन नहीं रखा। तो इसको भी क्या कहेंगे? हाँ इसको भी कहेंगे खर्चा, नुकसान, FOH, लॉस है। ना ये डायरेक्ट मटेरियल है ना ये डायरेक्ट लेबर है, अब ये FOH है, फैक्ट्री ओवरहेड है, नुकसान है, बर्दाश्त तो करना है। तो दोबारा से आपको मजीद बनाना पड़ेगा सामान। तो बहरहाल इसके ऊपर हमने चैप्टर पढ़ना है कि डिफेक्टिव वर्क को किस तरह से हैंडल किया जाता है, स्पॉइल्ड वर्क को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपको ये हिंट देना चाह रहा था कि भाई डायरेक्ट मटेरियल WIP में चला जाता है और वो नियर टू एक्चुअल होता है, डायरेक्ट लेबर WIP में चली जाती है और वो नियर टू एक्चुअल होती है। ठीक है, यानी आपने मजदूरों से जितने का काम करवाया वो आपने उतने रुपए मजदूरों को पे करने, एक्चुअल अमाउंट है आपकी, आपको पता है। सही है। इसी तरह और आप उसकी पहले से प्रोजेक्शन भी करते हैं कि मैं मजदूरों से इतने रुपए का काम करवाऊंगा, इतने घंटे काम करवाऊंगा तो ये बन जाएगी। और अगर आपको ये काम नहीं आता तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान है, आपको कारोबार ही नहीं करना चाहिए। चलें आइए एक मिसाल और देता हूँ, दिल चाह रहा है मेरा ये वाली मिसाल देने का, मैं हर साल ही देता हूँ तकरीबन ये मिसाल। आइए मिसाल देता हूँ। खवातीन जो है वो रिक्शे में जब सफर करती हैं, तो आजकल तो दौरे जदीद है, रिक्शा उबर और करीम का है, आप उसे लेके घूमते रहिए, बोलिए भैया यहाँ से सीधे हाथ पे ले लो, फिर उल्टे हाथ पे ले लो, फिर सीधे हाथ पे ले लो, फिर उल्टे हाथ पे ले लो। वो लेता रहेगा और जब पहुंचेगा वहां जाके राइट हैंड करेगा और आपसे बोलेगा मैम इतने रुपए बने, आपको चुपचाप देने पड़ेंगे पर्स से निकाल के। आइए जरा थोड़ा सा 5 साल पुराना 6 साल पुराने कराची पे चलते हैं। आप रिक्शा करती थी वालदा के साथ और बोलती थी भाई यही जाना है हैदरी। हाँ हैदरी पहुंचती थी, रिक्शा वाला बोलता था आप बोलेगी बस ये मार्केट के पास उतार दो, आप बोलती थी बस सीधा ले लो यहाँ से, सीधा जाते थे। अब सीधा सीधा चल रहे, रिक्शा वाला दिल दिल में बोल रहा है आप बोलेगी रोक देगी साइड पे, भाई साइड पे रोक दो उतरना है नहीं, गली के कोने पे पहुंच के बोला भाई उल्टे हाथ पे मोड़ लो, अब उल्टे हाथ पे मोड़ लिया। अब यहाँ रिक्शे वाले की हल्की सी चीख निकली, बाजी आपने बोला था हैदरी जाऊंगी, हमने बोला भाई भाई आगे ही है बस थोड़ा सा आगे और जाना है। उसने बोला चल भाई चल ठीक है यार। सर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अरे रिक्शा हायर करने से पहले मीटर वीटर तो कोई चलाता नहीं है, तो रिक्शे वाले ने लगाया होगा अंदाजा हैदरी जाने के इनसे 300 रुपए लूंगा, उसने 300 रुपए बोल दिए, उसको क्या पता कि हैदरी नहीं जाएंगे, ये हैदरी से पीछे वाले रोड की तरफ जाएंगे, जियाउद्दीन वाले रोड पे। क्या ख्याल है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो लोग उस तरफ रहते हैं, जिन लोगों को उन इलाकों का अंदाजा है, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मेरी बात। यानी हैदरी जाने का बोला और सैफी हॉस्पिटल ले गए, तो भाई रिक्शे वाला तो बोलेगा ना यार ये क्या मजाक है, हैदरी का बोला था और KDA ले गए आप, KDA चौरंगी ले गए, या हैदरी का बोला और पीछे जियाउद्दीन वाले हॉस्पिटल वाले रोड पे ले गए आप, पीछे वाला जो रोड है जो उसके पैरेलल है। सही, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। तो रिक्शे वाला जो है वो आप उसको बोलते थे भाई कितने रुपए लोगे, वो कहता 300 रुपए लूंगा। 300 में उसको अंदाजा होता था कि यार 150 रुपए का मेरा फ्यूल जल जाएगा, मेरा 50 रुपए मेरा अपना इसमें से दिहाड़ी निकल आएगी, और 100 रुपए जो है वो मैंने जिसका मैं रिक्शा चला रहा हूँ उसको अदा करने होंगे, और CNG के पैसे भी निकालने होंगे, सब कुछ निकाल के वो अपने कॉस्टिंग करके प्रॉफिट मार्जिन रख के वो 300 आपको बोलता है। लेकिन आप क्या करती थी, आप उसका प्रॉफिट मार्जिन बर्बाद करने लग जाती थी, अब सीधे हाथ पे अब उल्टे हाथ पे, अब सीधे हाथ पे अब उल्टे हाथ पे, तो चीख निकल जाती थी ना उसकी। क्या बोलता था, बाजी बस यहाँ तक के 300 रुपए होंगे, अब अगर आगे बढ़ूंगा तो फिर आप पैसे ज्यादा देना। तो आप कहते हैं अच्छा चलो मरो मत, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी तुम्हें। क्या मतलब वो है इसका कि अब आपने उसकी कॉस्टिंग बर्बाद की ना, तो क्या करता था अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करने के लिए वो कहता था नहीं बस यहीं पर उतर जाओ वरना मैं पैसे ज्यादा लूंगा। तो इसका मतलब है एक कारपेंटर भी इसी तरह अपनी कॉस्टिंग करता है, हर शख्स अपनी कॉस्टिंग करता है, और कॉस्टिंग करते हुए वो दो चीजों के ऊपर तो बहुत मेक श्योर होता है, लेकिन वो FOH के ऊपर मेक श्योर नहीं होता। तो बस अब मैं समराइज करता हूँ अपनी बात को, बोलने को अभी भी बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, बोला जा सकता है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता और हमारा सिलेबस भी इजाजत नहीं देता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। WIP में दो चीजें एक्चुअल अमाउंट वाली चली जाएंगी, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, बट जो एक्चुअल FOH है वो तो पता ही कब चलेगा, प्रोडक्ट बन भी जाएगी, बिक भी जाएगी, और फिर महीने का एंड होगा और सारे FOH रिकॉर्ड होंगे, सारे FOH रिकॉर्ड होंगे। हाँ ना, अरे भाई फैक्ट्री का रेंट तुम प्रोडक्ट बनाते हुए थोड़ी दे दोगे फौरन यार, एक कॉमन सेंस की बात है। एक पकवान सेंटर वाला है, वो जिस दिन शादी का खाना बनाएगा उस दिन 1 महीने का किराया दे देगा क्या? नहीं। एक कारपेंटर जिस दिन
कोई फर्नीचर का ऑर्डर बनाएगा 2-3 दिनों में, उन 2-3 दिनों में वो एक फर्नीचर का ऑर्डर बनाने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड को 1 महीने की तनख्वाह दे देगा, बोलेगा एक ऑर्डर बना लिया ना हमने भाई, ये लो 1 महीने की तनख्वाह ले लो, मुबारक हो। उसके बाद फिर एक ऑर्डर बनाएगा अगले 5 दिनों में, फिर 1 महीने की तनख्वाह नहीं, उसे पता है 1-1 महीने की बेसिस पे होते हैं ये खर्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफओएच प्रोडक्ट बनने के बाद भी हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है एफओएच की कॉस्टिंग जरा संभल के करनी पड़ेगी। अब एफओएच हो गया, इसका मतलब है 2, अब एफओएच हो गए कितने, 2। सर नहीं समझ आया। एक एफओएच वो जो हम सोचेंगे उसे कहेंगे अप्लाइड एफओएच। क्या कहेंगे बोलो, क्या कहेंगे उसे, अप्लाइड एफओएच। और अप्लाइड एफओएच को डब्ल्यूआईपी में डाल दिया जाएगा ताकि हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर सकें, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन के चली भी जाएगी और हमने डब्ल्यूआईपी में 3 चीजें नहीं डाली होंगी, तो डब्ल्यूआईपी से निकलेगी क्या फिर। तो हम डब्ल्यूआईपी में एक डमी अमाउंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे डब्ल्यूआईपी में, एक डमी फर्जी अमाउंट, एस्टिमेटेड एफओएच, अप्लाइड एफओएच। और अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई होगी बुनियाद, अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई होगा रिश्ता। ऐसा थोड़ी तुक्का लगा देंगे, तुक्का तो नहीं लगाएंगे ना, जितना बड़ा ऑर्डर होगा उसी हिसाब से एफओएच सोचेंगे। और एफओएच का होगा किसी ना किसी से, एफओएच का होगा किसी ना किसी से, क्या हुआ शर्म आ रही है, इतनी देर लगा देते हो, रिश्ता। वो रिश्ता मटेरियल से भी हो सकता है, लेबर से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, हमें इसमें चिरान नहीं करनी। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों के बारे में तो हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे पेस में जा रहे हैं, आप सब मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो मैं आगे अपनी बात बढ़ा लेता हूं मजीद। इसका मतलब है एक एफओएच होगा अप्लाइड और एक होगा एफओएच एक्चुअल। अप्लाइड समझ गए ना आप, और एक होगा एक्चुअल। गौर से सुनना मेरा जुमला, बड़ी कीमती बात कहने लगा हूं, गौर से। एफओएच एक्चुअल प्रोडक्ट बनते हुए भी और प्रोडक्ट बनने के बाद भी रिकॉर्ड होगा। एफओएच एक्चुअल प्रोडक्ट बनते हुए भी और बनने के बाद भी रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन एफओएच अप्लाइड एक बार रिकॉर्ड होगा। और अप्लाइड की अमाउंट को हम किस अकाउंट में डाल देंगे, डब्ल्यूआईपी में। सर क्यों डब्ल्यूआईपी में अप्लाइड क्यों डालेंगे, क्योंकि डब्ल्यूआईपी से सामान बन के निकल भी जाएगा और बिक भी जाएगा और एफओएच तो होते ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यूआईपी में 2 चीजें एक्चुअल, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल जो कि हमने यहाँ डाल दिया आपके सामने मौजूद है, और डब्ल्यूआईपी में एक और चीज जाएगी डायरेक्ट लेबर, वो भी डाल देंगे। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह आगे की एंट्रीज के लिए तैयार किया है ज़हनी तौर पर। आपको लग रहा होगा सर तो एक ही एंट्री पे रुक गए, नहीं, अब मैं आगे स्पीड जब दिखाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ यार कुछ स्पीड दिखाई सर ने। तो मेरे बच्चों डब्ल्यूआईपी में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये 2 चीजें जाएंगी एक्चुअल, और एफओएच एक्चुअल साथ साथ रिकॉर्ड होगा। और डब्ल्यूआईपी में जो तीसरी चीज जाएगी उसका नाम क्या होगा, एफओएच एक्चुअल नहीं, उसका नाम होगा एफओएच अप्लाइड। अच्छा अब आप यहाँ मासूमाना सवाल करेंगे सर ये तो गलत नहीं हो जाएगा, डब्ल्यूआईपी में तो एक्चुअल अमाउंट जानी चाहिए। बेटा वो पता ही नहीं होती शुरू में हमें, तो हम उसमें अप्लाइड डाल देते हैं और फिर जब पता चल जाती है ना एक्चुअल पूरे महीने की, तो हम फिर उसको मैच करते हैं अप्लाइड से कि हमने सोचा ज्यादा था या कम, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो जो हम प्रोडक्ट बना के बेच चुके हैं उसकी, उसके ऊपर जो हमने कॉस्ट सोची थी वो कॉस्ट हमने ज्यादा रिकॉर्ड की थी या कम रिकॉर्ड की, तो बाद में हम उसे एडजस्ट भी करते हैं। और मैं ये पूरा इंशाल्लाह आपको साइकिल यहाँ समझाऊंगा, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना चीजें समझ आएंगी। अब ये नहीं हो सकता ना कि मैं तीसरी एंट्री पे रहते रहते 25 एंट्री कंप्लीट कर लूँ, 20 एंट्री कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा ख्याल है अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डब्ल्यूआईपी डेबिट हो गया और इसके बाद मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट हुआ, ये डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री थी। और इसी तरह कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल भी इस्तेमाल हुआ, सोचा नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल को इस्तेमाल कर लिया प्रोडक्शन में। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सी कैटेगरी में चार्ज होता है ये बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है हमारा, एफओएच। क्या ये अप्लाई कर रहे हैं हम, बोलो क्या ये अप्लाई कर रहे हैं हम, जवाब दो शाबाश, नहीं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, हम अप्लाई नहीं कर रहे, ये तो हो रहा है, ये तो एक्चुअल है, खर्चा हुआ, हमने इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, इशू कर दिया तो इसका मतलब इस्तेमाल हो गया, है ना। हमारी इन्वेंट गोडाउन रूम से चला गया तो हमने क्या इस्तेमाल हो, सर अगर वो प्रोडक्शन वाले इस्तेमाल ना करें और थोड़ा सा वापस भेज दें वो भी एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो आगे पढ़ेंगे, अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी मुमकिन है जो तुम सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोचा, अगर तुमने सोचा, नहीं सोचा तो भी बहुत अच्छा सोचा। अच्छा अब इसका मतलब है वो जो हम इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो चार्ज होगा एफओएच पर। इसके आगे तुम फैक्ट्री ओवरहेड के आगे एक्चुअल लिख लो, मुझे एतराज नहीं है, क्या लिख लो, एफओएच एक्चुअल, या लिख लो एफओएच कंट्रोल, क्या लिख लो, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एफओएच एक्चुअल अकाउंट डेबिट। और अगर तुम नहीं लिखना चाहते, बोलते हो कंट्रोल और एक्चुअल के चक्कर में नहीं पड़ रहे, तो बस फिर एफओएच डेबिट कर लो, सिंपल।
एफओएच सिंपल डेबिट करना भी इस बात की अलामत है कि तुम एफओएच का कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। सर कंट्रोल नहीं समझ आया, कंट्रोल का वर्ड बेसिकली आज एफओएच एक्चुअल भी होगा और एफओएच अप्लाइड भी होगा, और दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अप्लाइड और एक्चुअल का वर्ड लिखवा रहा हूँ। एफओएच एक्चुअल लिखना चाहते हो एक्चुअल लिख लो, एफओएच कंट्रोल लिखना चाहते हो कंट्रोल लिख लो, और अगर दोनों वर्ड से एलर्जी है तो भाई एफओएच लिख लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हमारा खर्चा हुआ, एफओएच हमारा खर्चा है, लेकिन डब्ल्यूआईपी में नहीं डाला इसे, इसे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, सही है। डब्ल्यूआईपी में हम एक डमी अमाउंट डालेंगे, लेकिन कब, जब हम दो चीजें डाल चुके होंगे। अभी तक तो मैंने कितनी चीजें डाली हैं डब्ल्यूआईपी में, सिर्फ अभी तक तो मैंने डब्ल्यूआईपी में कितनी चीजें डाली हैं, सिर्फ एक, डायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जब हम डालेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, सामिया एक ही डाली है मेरा बच्चा, दो कहाँ डाली है मेरा बच्चा, अलैना और सामिया एक एक ही डाली है अभी तक तो मैंने, सिर्फ मैंने डायरेक्ट मटेरियल की बात की है। ये एंट्री तो मैंने पढ़ाई नहीं, अब पढ़ाऊंगा, जब पढ़ा दूंगा तो फिर आप कहिएगा दो चीजें हो चुकी हैं। बोला है लेकिन एंट्री नहीं पढ़ाई अभी, सही है। अभी तक सिर्फ एक चीज डब्ल्यूआईपी में डाली है, डायरेक्ट मटेरियल, सही है। और एफओएच एक्चुअल रिकॉर्ड हुआ, एफओएच एक्चुअल की एंट्री बनी, एफओएच एक्चुअल डेबिट मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट। अगर आपको ये एंट्री समझ आ गई तो 4 में मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने मजदूरों से काम करवा लिया, तो अब मजदूरों को तनख्वाह देना हो गई कंपनी की। बोलो, लाइबिलिटी जिम्मेदारी। तो क्या एंट्री बनी? अगर डायरेक्ट लेबर से काम कराया तो जितने रुपए का डायरेक्ट लेबर से काम कराया, डायरेक्ट लेबर कौन सा अकाउंट में चार्ज होगी? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो जल्दी से, शाबाश। डायरेक्ट लेबर कौन सा अकाउंट में चार्ज होगी? डब्ल्यूआईपी डेबिट, और पेरोल पेबल क्रेडिट, एक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट। खाली पेरोल भी लिखा जाता है, लेकिन आप यही लिख लें जो लिखा हुआ है। बताएं, 4A समझ आई? क्या बोला मैंने? 4A समझ आई? यार यस और नो तो लिख दिया करो भाई। 4A समझ आ गई। अब 4B, अब कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर से तो काम करवाया, और वो जो इनडायरेक्ट लेबर से काम करवाया, ऑर्डर बनते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक ऑर्डर नहीं बना है, तो 1 महीने की तनख्वाह देंगे ना इनडायरेक्ट लेबर को, चौकीदार को, वॉच अपना क्या कहते हैं, इसी तरह सफाई वालों को, सही, तो इसी तरह फैक्ट्री मैनेजर को, तो वो सब क्या जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर, और वो खर्चा हो रहा है, सही है। तो उसको एफओएच एक्चुअल कहा, एफओएच कंट्रोल कहा, समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है इनडायरेक्ट लेबर। आपको इनडायरेक्ट लेबर लिखने की जरूरत नहीं है एंट्री बनाते हुए, आपने सिर्फ क्या लिखना है? एफओएच कंट्रोल, एफओएच एक्चुअल, डेबिट और पेरोल पेएबल क्रेडिट। सर कैश क्यों नहीं दे रहे अभी? नहीं, जर्नली हम पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, बाद में पेमेंट होती है, जब पेमेंट होगी तो मैं एंट्री दिखा दूंगा। ये है एंट्री 6। आगे बढ़ूं, इजाजत है? 3 और 4 ईमानदारी से बताओ, समझ आ गई? नहीं समझ आई तो पूछ लो, आगे बढ़ रहा हूं। ओके, 5 पॉइंट बहुत ही आसान है। जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें भी अगर रिकॉर्ड करूं, तो ऑफिस में कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं बताओ? ऑफिस में कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं? 2, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और एक सेलिंग स्टाफ। तो एडमिन वालों की तनख्वाहों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहूंगा, सेलिंग वालों की तनख्वाहों को सेलिंग एक्सपेंस। सर ये समझ नहीं आया, ये क्या अजीब बात की आपने? आपने यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं और आप एडमिन एक्सपेंस लिख रहे हैं। भाई पूरी क्लास को मुखातिब कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, इंतहाई कीमती जुमले फिर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। देखो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 तक जब तुम सैलरी देते थे तो तुम सैलरी एक्सपेंस से डेबिट करते थे। सैलरी ना भी दो, अगर तुमने मुलाजमिन से काम करवा लिया, तुम डेबिट में लिखते थे सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। क्या इस बात पे एतराज है कि तुम ऐसा करते थे? ऐसा ही करते थे ना? कोई एतराज तो नहीं है? अच्छा, अब सुनना, अब हम किसी भी खर्चे को उसके अपने नाम से नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस हेड से वो बिलोंग करता होगा उसके नाम से लिखेंगे। क्या बोला मैंने? किसी खर्चे को उसके नाम से नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस हेड से वो बिलोंग करता होगा वो नाम लिखेंगे। तो जरा देखना, क्या मैंने यहाँ इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट किया था? बोलो बोलो, क्या मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट किया था? मैंने क्या डेबिट किया था? एफओएच। इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच के अंदर आता है। क्या मैंने यहाँ इनडायरेक्ट लेबर डेबिट की थी? बोलो, नहीं ना, एफओएच डेबिट किया था। तो अब जो मैं सैलरी लिख रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सैलरी, डेबिट होना चाहिए सैलरीज एक्सपेंस, लेकिन मैं डेबिट क्या कर रहा हूं? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी वो तमाम खर्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं। किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। उन खर्चों को रिकॉर्ड करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ही लिखना है।
वो तमाम खर्चे जो सेलिंग से बिलोंग करते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हुए सेलिंग एक्सपेंस ही लिखना है। क्लियर? वो तमाम खर्चे जो एफओएच से बिलोंग करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हीट लाइट एंड पावर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, आपने उनका नाम लिखना नहीं है। क्या लिखना है? बोलो क्या लिखना है आपने, जल्दी, शाबाश। ऑफिस का रेंट, अब जल्दी जवाब देना। ऑफिस का रेंट अदा करोगे तो बताओ डेबिट में क्या लिखोगे, बताओ, शाबाश। ऑफिस का रेंट दोगे तो, ऑफिस का बोला भाई, ऑफिस का, ऑफिस का रेंट दोगे तो बताओ डेबिट में क्या आएगा, बोलो। बचपन तक बीकॉम पार्ट 1 तक डेबिट में क्या लिखता है? रेंट एक्सपेंस। अब क्या लिखोगे? ऑफिस का रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। एक्सीलेंट, सही है। एडवर्टाइजिंग के पैसे अदा करोगे, क्या बात है, खुश रहो मेरे बच्चों। एडवर्टाइजिंग के पैसे अदा करोगे, बोलो क्या लिखोगे डेबिट में? क्या बात है, खुश रहो। एडवर्टाइजिंग के पैसे दोगे तो डेबिट में आएगा सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखना नहीं है, ओके। डेप्रिसिएशन ऑफिस के फर्नीचर का होगा, बताओ डेबिट में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन ऑफिस के फर्नीचर का होगा, बोलो डेबिट में क्या लिखोगे? शाबाश। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के प्लांट का होगा, बोलो डेबिट में क्या लिखोगे? क्या बात है, तुम तो सारे चीते हो माशाल्लाह। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की बिल्डिंग का होगा, बोलो डेबिट में क्या लिखोगे? अनल, सेलिंग एक्सपेंस बहुत देर में आपने लिख के भेजा है, पता नहीं, मैं तो समझ रहा हूं आपने इसका जवाब लिख के भेज दिया। अरीशा, एडमिनिस्ट्रेटिव किसके लिए लिख के भेजा तुमने? बिस्मा, सेलिंग किसके लिए लिख के भेजा तुम लोगों ने? तुम लोग देर देर से जवाब भेज रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहे तुम लोगों के जवाब। मैंने सवाल क्या किया है, मेरा सवाल किए हुए टाइम हो गया। मैंने सवाल किया आखिरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन किस नाम से रिकॉर्ड होगा भाई? जी, ये जवाब है सही। जी शुक्रिया। फैक्ट्री की बिल्डिंग का वैसे एंट्री क्या बनती थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब एंट्री बनेगी एफओएच, एक्चुअल डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फैक्ट्री के रेंट की एंट्री क्या बनेगी? एफओएच, एक्चुअल डेबिट एंड कैश क्रेडिट या रेंट पेएबल क्रेडिट। क्या आपको समझ आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी खर्चों के नाम लिखे जाएंगे, हेड के नाम लिखे जाएंगे, अब खर्चों का नाम लिखना नहीं है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप क्लियर हैं तो आगे बढ़िए। सैलरी किस किस डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन की और सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस की, और ये सारी सैलरी भी हम पर अदा करना है वाजिब। ये एंट्री मुश्किल है क्या? नहीं, आती बहुत कम है, लेकिन पढ़ाने, हमने कहा पढ़ा दो, अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं तो। अगली एंट्री मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। ये समझाऊंगा तो आपकी तजलील होगी, तजलील। मैं नहीं करूंगा, खुद ब खुद हो जाएगी। बोले समझाऊं क्या? समझाऊं? 6th एंट्री नहीं समझाऊं? पक्का? नहीं समझा रहा आपने, इतना इतना उससे बोला ना कि मैं नहीं समझा रहा वाकई आपको। चलें, 7th भी मैं समझता हूं, मेरी इतनी डिबेट आर्गुमेंट्स के बाद समझाने की जरूरत तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो मैं इस पर बोल देता हूं एक जुमला। डब्ल्यूआईपी में कितने फैक्टर जाने थे, याद दिलाओ। कितने जाते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक? अभी तक, यहां तक अगर देखें तो कितने जाते हुए नजर आ रहे हैं? दो। एक डब्ल्यूआईपी में गया डायरेक्ट मटेरियल, एक गया डायरेक्ट लेबर। सर ये भी तो डब्ल्यूआईपी में गया है। ओ भाई इडियट, ये डब्ल्यूआईपी में नहीं गया, ये अलग एंट्री है। हमने कंपाउंड बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? कंपाउंड। ये भी कंपाउंड बनाई हुई है। अगर आप इसकी अलग अलग एंट्री बनाओ तो एंट्री बनेगी डब्ल्यूआईपी डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट, एफओएच एक्चुअल डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट। इसका मतलब है ये तो एफओएच एक्चुअल रिकॉर्ड हुआ है, एफओएच में गया है लेकिन एफओएच एक्चुअल रिकॉर्ड हुआ है, ये खर्चा हो गया एफओएच का। और ये डब्ल्यूआईपी में जो अमाउंट डाल रहे हैं ये एक सोची समझी अमाउंट है, जो हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप कुछ लम्हों के बाद डब्ल्यूआईपी से सामान बनकर, डब्ल्यूआईपी से सामान तैयार होके कहां चला जाएगा? वो डब्ल्यूआईपी में पड़ा नहीं रहेगा, तो डब्ल्यूआईपी की कीमत क्या हो जाएगी? कम। लेकिन मजे की बात है डब्ल्यूआईपी में तो दो फैक्टर गए हैं, तो डब्ल्यूआईपी से बन के अगर सामान फिनिश गुड में चला गया तो उसकी कॉस्ट कम रिकॉर्ड हो जाएगी ना, या नहीं होगी? क्योंकि हमने तो डब्ल्यूआईपी में दो फैक्टर डाले हैं, तो डब्ल्यूआईपी में कितने फैक्टर्स का जाना जरूरी है? बोलो प्यारे बच्चों। 3 फैक्टर का। तो डब्ल्यूआईपी में एक और फैक्टर डाला, डब्ल्यूआईपी डेबिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। सर अप्लाइड समझ नहीं आया, एफओएच अप्लाइड आएगा जी, एफओएच अप्लाइड आएगा। और याद रखना डब्ल्यूआईपी में हमने कौन सी अमाउंट डाली है, खुदा का वास्ता याद रखना कौन सी अमाउंट डाली है, अप्लाइड। आना तो उसूलन यहाँ पे क्या चाहिए? उसूलन, अगर उसूल की बात की जाए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्चुअल, जो कि हमें पता
नहीं है। तो जब हमें पता चलेगा ना, उस वक्त तक WIP से सामान बन के निकल भी चुका होगा। और WIP से निकल के सामान कहाँ जाएगा? आपने जवाब दिया था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। मैं चाह नहीं रहा आपको अभी ये एंट्री दिखाना, लेकिन अगर आपको नजर आ रही है तो अच्छी बात है। फिनिश गुड्स में फिर फिनिश गुड्स रखी रहती है एज इट इज? नहीं, फिनिश गुड को क्या कर देते हैं? बोलो, फिनिश गुड को क्या कर देते हैं? बताओ ना। आग लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, बेच देते हैं। जब बेचते हैं तो फिर बेचने की कितनी एंट्री बनती थी, याद करो। बेच देते हैं तो बेचने की एंट्री बताओ ना कितनी बनती है? सर एक ही बनती थी बचपन में। तो बेटे बड़े हो जाओ, दो एंट्री बनती हैं, एक सेलिंग प्राइस से और दूसरी कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब है, आप गौर से देखो फटी हुई आंखों से, WIP में सामान बना, WIP से निकला, कहां चला गया? फिनिश गुड। और थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कर लो कि जितने का सामान बनाया सारा का सारा हमने बेच दिया। बेचा 5 लाख रुपए में, वो एंट्री ये आ गई एक सेलिंग प्राइस वाली। लेकिन बनाया 4 लाख का था, तो 4 लाख का माल मेरे पास से चला गया और 4 लाख मेरी कॉस्ट है। मजे की बात है, ये कॉस्ट मेरी है अभी अंदाजे वाली। क्यों? क्योंकि मैंने WIP में कौन सी अमाउंट डाली थी, याद दिलाओ, बोलो बोलो। WIP में कौन सी अमाउंट डाली थी? तो WIP से सामान बन के निकल भी गया, फिनिश गुड में भी चला गया, और फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला गया, बिक भी गया। लेकिन मजे की बात है, जिस सामान की कॉस्ट अभी हम लिख के बैठे हैं, जितनी भी लिख के बैठे हैं, या तो ये बढ़ेगी या ये कम होगी, या हो सकता है इसमें कुछ भी करना ना पड़े, हमारा अंदाजा एक्यूरेट हो। हमारा अंदाजा एक्यूरेट हो, ये भी तो मुमकिन है। जितना FOH सोचा हो एक्चुअल भी उतना ही हो। सर FOH एक्चुअल कब पता चलेगा? FOH दो रिकॉर्ड हुए एक्चुअल, एक हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल, एक हुआ इनडायरेक्ट लेबर। अभी और FOH एक्चुअल रिकॉर्ड होते हुए दिखाऊंगा, परेशान नहीं हो। आगे बढ़ूं, इजाजत है? एंट्री नंबर 7 समझ आई? ईमानदारी से बताओ, क्या एंट्री नंबर 7 क्लियर हुई? थोड़ी सी हो गई? पक्का? अगर 80-70% भी क्लियर है ना, तो आगे जब चलूंगा तो अल्लाह के हुक्म से क्लियर होती जाएगी। लेकिन अगर 50% से कम क्लियर है, तो फिर मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। अगर मोर देन 50% क्लियर हो तुम, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर लेस देन 50% क्लियर हो, तो फिर पूछो, मैं बताने को तैयार हूं। WIP में कितने फैक्टर गए? 3। दो गए एक्चुअल और एक गया अप्लाइड। इस अप्लाइड की वजह से या तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करना पड़ेगा बाद में, बोलो। इस अप्लाइड की वजह से या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बाद में बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम सारे FOH एक्चुअल रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसे अप्लाइड से मैच करेंगे, अप्लाइड की ये वाली अमाउंट से जो हमने यहाँ सोची होगी। आज विदाउट अमाउंट समझा रहा हूँ, इसीलिए तो अमाउंट नहीं बोल रहा कि तुम अमाउंट के चक्कर में पड़ गए तो तुम, मुझे पता है, अमाउंट में ही घूम जाओगे। मैं अमाउंट नहीं बोलना चाह रहा जानबूझ के। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री नंबर 7 अगर समझ आ गई तो 8 पे आ जाओ। देखो अब तुम इतना अच्छा महसूस करोगे। कह रहा है मुख्तलिफ तरह के FOH के खर्चे हुए उधार पर, मुख्तलिफ तरह के FOH के खर्चे हो गए वाजिब अदा करना। तो डेबिट में क्या आया? मिसलेनियस एक्सपेंस। ये खर्चे हुए हैं, एक्रूट का मतलब वाजिब हो गया, इसका मतलब है खर्चा हो गया ना, या सोचा है? बोलो, खर्चा हो गया या सोचा? बड़ी देर में रिप्लाई करते हो जालिमो। हो गया है। हो गया है तो इसका मतलब है FOH एक्चुअल है, FOH एक्चुअल डेबिट, FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और पैसे देना हम पर वाजिब, अकाउंट पे बिल क्रेडिट। क्या एंट्री नंबर 8 क्लियर है? 9 पे चलूं, इजाजत है आप लोगों की? पढ़ो 9 क्या लिखा है। डेप्रिसिएशन हुआ है फैक्ट्री के एसेट पर। फैक्ट्री के एसेट क्या होते हैं? फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्री में रखे हुए कंप्यूटर्स, है ना, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीन, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बिल्डिंग। तो अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। तो वैसे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री फर्स्ट ईयर बीकॉम पार्ट 1, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या बनाते थे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन आज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम लिखना नहीं है, बल्कि वो जिस रूम से बिलोंग करता है उस रूम का नाम लिखें। तो बताएं डेबिट में क्या आया? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है एंट्री? ईमानदारी से बताओ, आ रही है पक्का? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ रही है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री नंबर 9 सबको क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ूं, इजाजत है आप लोगों की? एंट्री नंबर 10 देखिएगा क्या लिखा है। फैक्ट्री का रेंट हम पर क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? वाजिब। फैक्ट्री का रेंट वाजिब हो गया।
अच्छा, अब मजे की बात है, ये तो हम डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं ना, तो हम ये सारे एफओएच पहले ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन होता क्या है आमतौर पर, ये जो है ना सामान बन के तैयार हो जाता है और ये खर्चे बाद में पता चलते हैं। सही है। डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड होता है बताओ ईमानदारी से, ये तो तुम ज़हीन लोग हो, खुद ही जानते हो डेप्रिसिएशन कब रिकॉर्ड करते हैं? रोजाना, हर हफ्ते, या तो हर महीने के एंड पर, या फिर ईयर के एंड पर, ऐसा ही है ना। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर रिकॉर्ड होता है, या मंथ एंड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप मंथली इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए, आप मंथली अपने डेटा को कंपाइल करते हैं, तो आप मंथली भी बेसिस पे काम कर सकते हैं। काम की बात यह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि एफओएच रिकॉर्ड हो रहे हैं, और एक्रूड फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का रेंट कहलाता है एफओएच, और ये एक्चुअल है, और क्रेडिट में कैश नहीं आया, बल्कि क्योंकि रेंट हम पर हुआ है, अदा करना वाजिब, क्योंकि हम फैक्ट्री को 1 महीने इस्तेमाल कर चुके हैं, तो रेंट पेबल क्रेडिट हुआ, फैक्ट्री एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ। एंट्री नंबर 10 क्लियर है ना आप लोगों को? मैं एंट्री नंबर 11 पे आ जाऊं, इजाजत है? आ गया। क्या कहता है, पढ़ना जरा क्या लिखा है। एंट्री अगर कोई देख के जो है यस यस कर रहा है तो बेवकूफ इंसान है, वो सोचे क्या लिखा है, पढ़ो। एक्सपायर्ड फैक्ट्री इंश्योरेंस, इसका मतलब है फैक्ट्री की इंश्योरेंस पहले से पे हुई भी होगी, और आज वो क्या हो रही है, वो फैक्ट्री की इंश्योरेंस क्या हो रही है, एक्सपायर। एक्सपायर वही चीज होती है जो हमारे पास पहले से, जो पहले से मौजूद होती है, तो वो उस वक्त इस्तेमाल हुई भी होती है, उस वक्त वो क्या होती है, अनयूज। इसका मतलब है इंश्योरेंस क्या होगी पहले से हमारी बुक्स में, बोलो, प्रीपेड। और आज वो प्रीपेड हो रहा है क्या, कम, और कन्वर्ट, और वो प्रीपेड कहां से बिलोंग करता है, क्या वो इंश्योरेंस ऑफिस की है? ऑफिस की होती तो जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट होता। ऑफिस की और सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होती तो जर्नल एंड एडमिन डेबिट होता, सेलिंग एंड मार्केटिंग डेबिट होता, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट होता। अच्छा, और अगर तीनों जगह की इंश्योरेंस होती, 3 फ्लोर होते, तो एफओएच एक्चुअल डेबिट होता, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट होता, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट होता, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट होता। लेकिन आज ये सारी इंश्योरेंस कहां से बिलोंग करती है, फैक्ट्री से। आई होप मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ने की इजाजत है मुझे? भाई आपके रिप्लाई बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात। आखिरी 1 मिनट रह गया, 10-15 मिनट के लिए अगर आप और आ जाएं तो क्या ख्याल है, हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे? है इरादा आप लोगों का आने का 10-15 मिनट के लिए? आ जाएंगे? कोई तकलीफ का बाइस तो नहीं बनेगा आना? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कल अगर लाइट चली गई, कल बारिश खुदा ना खास्ता ज्यादा तेज हो गई, कोई मसले मसाइल हो गए, तो आज हम जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। मैं पूरा तीसरा यूनिट पूरा नहीं लूंगा, आप परेशान ना हो, 10-15 मिनट 20 मिनट मुनासिब कर लूंगा, हाँ। क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है वो मैनेज करना, फिर उसको लेक्चर को मर्ज करो, एक फाइल बनाओ, वीडियो फाइल। मेरा सिस्टम बहुत पुराना है, तो इसमें फाइल, ये 2 वीडियो फाइल को एक फाइल बनाने में बहुत टाइम। बस अब आवाज आ रही है? चलो, शुक्रिया बेटा बताने के लिए कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। कहाँ तक सुना आप लोगों ने मेरी आवाज़, कहाँ से आवाज़ ख़त्म हो गई थी मुझे पता नहीं चला, माइक यूज़ कर रहा था मैं। तो कहाँ तक आपके कानों तक आवाज़ पहुँची? बहुत शोर हो रहा है? अच्छा 1 मिनट, अभी सही कर लेते हैं। अब ये बगैर माइक क्यों ना बेटा, शोर तो आएगा मेरा बच्चा। रुक जाओ, थोड़ी आवाज़ कम करता हूँ। अब देखो, प्यारे बच्चों पहले तो ये बताएं कि शोर बहुत ज़्यादा है, आवाज़ सही आ रही है मेरी? अगर शोर ज़्यादा है तो फिर मैं माइक ही यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है माइक की बात ही अलग होती है, उसमें आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें भी घर की बहुत कम आ रही होगी। आवाज़ क्लियर है? ओके, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अब साइड में घर का शोर भी आएगा, बच्चों की आवाज़ भी आ सकती है, बाहर से पॉपकॉर्न वाले की आवाज़ भी आएगी,
चलो बस सही है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें, बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, तो बात यह है सिंपल सी। अच्छा, अगर आवाज़ ख़राब हो ना बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रही है ना मीटिंग, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो मुझे बता दीजिएगा। कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सामान तैयार हो गया, तो सामान कहाँ तैयार हो रहा था? वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस में कितनी चीज़ें एक्चुअल थी? 2। तीसरी चीज़ डमी थी, तो वो डमी अमाउंट ही हमने फर्ज करके कि भाई इतने का सामान बन गया, अब चाहे वो उतने का हो, उससे ज़्यादा का हो या उससे कम का, हमें कस्टमर को तो देना है ना। हम कस्टमर को ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई अभी पूरा महीना गुजरेगा, फिर हम देखेंगे कितना खर्चा हुआ, फिर हम बताएंगे कि हमने तुम्हें सामान कितने का बना के दिया। ऐसा थोड़ी होता है। दुकानदार हमें सामान बना के दे देता है, बाद में उसका नसीब कि उसका बिजली का बिल कितना है, ज्यादा आ गया तो भी उसका मसला, कम आया उसका मसला, है ना। तो बस उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है, तो बताइए। WIP क्रेडिट, सामान WIP से बन के निकल आया। अच्छा सर, क्या ये जरूरी है कि जब जितना सामान WIP में डाला सारा का सारा बन के निकल आए? आप बताओ, क्या ये जरूरी है? अगर 1 लाख रुपए का सामान था, 1 लाख रुपए, सर 1 लाख क्या, 40,000 की डायरेक्ट मटेरियल, 40,000 रुपए की लेबर और 20,000 रुपए की FOH, 3 चीजें WIP में डाली। अगर 60,000 रुपए का माल बन के निकला है, तो हम बोलेंगे फिनिश गुड 60,000 से डेबिट और WIP 60,000 से क्रेडिट। हाँ बिल्कुल, कम भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है ना, कम भी बन सकता है, ज्यादा बन सकता है। नहीं, सोच लो, सोच लो। मैं कहता हूँ ज्यादा भी बन सकता है। जब WIP में पहले से कुछ माल मौजूद हो, 1 लाख रुपए का हमने WIP में डाला, 50,000 रुपए का WIP में पहले से मौजूद था, 1,20 का सामान बन गया, है ना। चलो ओके, WIP ओपनिंग भी तो हो सकती है पहले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है तुम लोगों को। एंट्री नंबर 12, 13 और 14 कनेक्टेड एंट्री है, किस चीज की? सामान को बेचने की। वो सामान जो तुमने बनाया 4 लाख रुपए का, अब तुमने उस 4 लाख के सामान को 6 लाख में बेचा, तो 6 लाख रुपए से रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और 4 लाख रुपए से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। वो जो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में आई थी, स्टॉक रूम में आई थी, गोडाउन में आई थी, वो 4 लाख की गुड्स हमारे पास से, हमारे पास से, सुन लोगों, सुनो लोगों, चली गई, शुक्रिया। अच्छा जी, एंट्री नंबर 14 के बाद 15 ये थी, समझाने की जरूरत है? किसी में हिम्मत है पूछ ले एक बार, ऐसे ही समझाऊंगा इंशाल्लाह, पूछने की हिम्मत भी खत्म हो जाएगी अंदर। 16 समझाऊं किसी को? मुश्किल तरीन एंट्री है इस चैप्टर की बेटा ये, 15 और 16, 15 और 16 इस चैप्टर की मुश्किल तरीन एंट्री है। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया, है ना। वेरी गुड। 17 पे आ जाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कुछ लिखा हुआ है? नहीं ना। सिंपल क्या क्या डेबिट हुआ हुआ है देखो फटी हुई आंखों से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं बोलो? बस सिंपली दोनों को उनके नामों से डेबिट में लिख दिया, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट, और कैश पे कर दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 17 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ, महीने का आखिरी दिन आ गया, सारे FOH रिकॉर्ड हो चुके थे। अब वो लम्हा है जब हम इस FOH अप्लाइड, ये महीने का आखिरी दिन है, सही है, महीना या साल का आखिरी दिन है। क्लोजिंग कब बनती है? जब प्रोडक्ट बन जाती है तब बनती है? नहीं, महीने के आखिरी दिन बनती है। तो अब हम वो जो हमने WIP में एक अप्लाइड अमाउंट डाली थी उसको चेक करेंगे। मैं अमाउंट एज्यूम कर लूंगा तो फिर आप अमाउंट में उलझ जाएंगे। मैं अमाउंट नहीं एज्यूम करूंगा, सिर्फ आपकी अकाउंटिंग स्किल्स चेक करूंगा, आप डेबिट क्रेडिट कितना अच्छे से समझ रहे हैं। याद है जब मैंने आपसे पूछा था WIP में कौन सी अमाउंट जानी चाहिए, तो आपने कहा था क्या? बोले।
मैंने पूछा था डब्ल्यूआईपी में कौन सी अमाउंट जानी चाहिए, तो आपने बोला था क्या? तैमूर आपकी आवाज नहीं है। शहरियार भाई मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, आप सिर्फ एंट्री देख रहे हैं, एंट्री नंबर 7। मैं कह रहा हूँ मैंने पूछा था डब्ल्यूआईपी में कौन सी अमाउंट जानी चाहिए उसूलन, तो आपने कहा था क्या? उसूल के मुताबिक तो डब्ल्यूआईपी में एक्चुअल जानी चाहिए, लेकिन वो कमबख्त हमें पता ही, तो हम डब्ल्यूआईपी में जानबूझ के डाल देते हैं क्या? तो जिसे हमने जानबूझ के किया था, बोलो क्या? कहाँ लिखा था? बोलो, जिसे जानबूझ के कहाँ लिखा था, किधर? क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? डेबिट में लिखा था बिस्मा, जिसे जानबूझ के हमने डेबिट में लिखा था, क्रेडिट पे लिखा था। उसे खत्म करने के लिए कहाँ लिख रहा हूं, देखो, समझ आया? जिसे जानबूझ के लिखा था क्रेडिट, उसे खत्म करने के लिए किया डेबिट। तो क्यों खत्म कर रहे हैं इसे? क्योंकि आप मुझे एफओएच एक्चुअल पता चल चुके हैं। पर कैसे पता चले? सारे एफओएच एक्चुअल, 1 2, ये 2 डेबिट, फिर 3 4 5 6, इन सारे एफओएच डेबिट के अमाउंट को प्लस करूंगा। सारे एफओएच डेबिट वाली अमाउंट को क्या करूंगा मेरे बच्चों, और अब एफओएच एक्चुअल क्रेडिट में लिख दूंगा। एफओएच नजर आया? अब एक बात बताओ, या तो अप्लाइड ज्यादा होगा या एफओएच एक्चुअल ज्यादा होगा। एग्री? और कभी ये दोनों बराबर भी हो, फिर कह रहा हूं ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और कभी अप्लाइड ज्यादा होगा और कभी एक्चुअल ज्यादा होगा। ऐसा है ना? अप्लाइड ज्यादा हो सकता है, एक्चुअल ज्यादा हो सकता है। अभी हम इस एंट्री में ये फर्ज कर रहे हैं कि अप्लाई हमने किया है ज्यादा, यानी अप्लाई की अमाउंट है ज्यादा और एक्चुअल हुआ है, बोलो, एक्चुअल हुआ है, बोलो, कम। तो इसका मतलब है डेबिट में अमाउंट ज्यादा है, अप्लाइड की अमाउंट ज्यादा है, सोचा हमने कम है। तो अब जो एक्स्ट्रा सोचा है उसे कहते हैं, बोलो क्या? क्या कहते हैं उसे? जिंदा हो आप सब? समझ रहे हो ना क्या कहते हैं उसे? ओवर अप्लाइड एफओएच, यानी हमने अप्लाई ज्यादा कर दिया एफओएच। और अब जरा सोचो, दिमाग चलाओ, अगर इसके साथ ही तुम समझ जाओ ना, आगे भी बड़ा काम बेहतरीन हो जाए। अगर तुमने अप्लाई ज्यादा किया है, अगर तुमने अप्लाई, बोलो, अगर तुमने अप्लाई ज्यादा किया है तो तुम्हारी डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट भी आई होगी ज्यादा। डब्ल्यूआईपी ज्यादा आया होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी आई होगी। जब फिनिश गुड ज्यादा आई होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आई होगी, है ना? तो अब सही करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करेंगे, बोलो? कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करते हैं तो बोलो कहाँ लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करते हैं तो बोलो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में ना। तो ये देखो, जब ओवर अप्लाइड एफओएच आएगा तो फिर अगली एंट्री ये होगी, ओवर अप्लाइड एफओएच डेबिट 18 के बाद 19A, 18A 19A, 18B 19B। सही है? कनेक्शन समझ आ रहा है? तो ओवर अप्लाइड एफओएच को फिर क्लोज किया जाएगा, ओवर अप्लाइड हो जाएगा डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी क्रेडिट। बोलो ईमानदारी से समझ आई है वाली एंट्री? ये इसके साथ कनेक्टेड है। अनल बेटा समझ आई आपको? ईमान आपको समझ आई बेटा? जिसमें तो जा चुकी है। रिमशा आपको समझ आई मेरा बच्चा? कनेक्शन समझ आ रहे हैं कि ज्यादा सोची हुई अमाउंट 18A 18B और 19B भी कनेक्टेड है। अब बताता हूँ ना। अब देखो, अब आओ बी पढ़ाता हूँ, अगर किसी को ए समझ नहीं आई वो बी पढ़ ले। हमने अप्लाई जो किया था उसकी अमाउंट है कम और एक्चुअल है ज्यादा। तो अपने पास से अमाउंट डेबिट में लिखी, इसका नाम क्या रखा? अंडर अप्लाइड एफओएच। क्या नाम रखा इसका? यानी हमने अप्लाई किया था कम और एक्चुअल खर्चा हुआ ज्यादा। हमने खर्चा सोचा था कम, जब हमने खर्चा सोचा होगा कम तो डब्ल्यूआईपी में अमाउंट भी डाली होगी कम। डब्ल्यूआईपी से निकल के फिनिश गुड्स में अमाउंट भी गई होगी कम।
फिनिश गुड्स को जब बेचा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड हुई होगी। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करूं, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करूं, बढ़ाऊं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर, जल्दी बोला करो यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर एक्सपेंस, बढ़े तो डेबिट। ये देख लो 19B कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और अंडर अप्लाइड जो कहां आया था भला, डेबिट में, उसे खत्म करने के लिए कर दिया क्रेडिट। इसका मतलब है ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड अकाउंट भी टेम्परेरी अकाउंट है, और अप्लाइड एफओएच भी, अप्लाइड एफओएच भी कौन सा अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट। डब्ल्यूआईपी में जाता है, फिर जब एक्चुअल एफओएच पता चल जाता है तो ये खत्म हो जाता है, और जो डिफरेंस आता है उसे ओवर या अंडर अप्लाइड कहते हैं। और वो ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड किस अकाउंट पे एडजस्ट हो जाता है बोलो, किस अकाउंट पे एडजस्ट हो जाता है बोलो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्यों एडजस्ट करते हैं, हमने तो अमाउंट डब्ल्यूआईपी में डाली थी, क्योंकि जो सामान डब्ल्यूआईपी में डाला था आज वो डब्ल्यूआईपी में रखा हुआ ही, वो तो डब्ल्यूआईपी से निकल के कहाँ चला गया था इतनी देर, डब्ल्यूआईपी से निकल के कहाँ चला गया था, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से निकल के कहाँ चला गया था, फिनिश गुड्स से कहाँ चला गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसीलिए अब जो भी इफेक्ट आएगा, जो भी इफेक्ट आएगा वो कौन से अकाउंट पे एडजस्ट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। क्या आपको 19A और B समझ आ गई है अल्लाह के हुक्म से? अगर आ गई है तो बस अब बात खत्म होने को है। 20 भी समझाता हूँ फिर क्लास खत्म करता हूँ। 20 में कहता है ये एंट्री आप देख के आपको कुछ एहसास अगर हो, याद आए तो बहुत अच्छी बात, याद ना आए तो कोई बात नहीं, आप ढक्कन है। आप बीकॉम पार्ट 1 में दो अलग अलग क्लोजिंग बनाते थे, एक में आप एक्सपेंस क्लोज करते थे, एक्सपेंस कहाँ पाए जाते हैं बोले, एक्सपेंस कहाँ पाए जाते हैं, डेबिट, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते थे और डेबिट में लिखते थे एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी। फिर इनकम कहाँ पाई जाती है, क्रेडिट, क्लोज करने के लिए लिखते थे डेबिट। हमने एक ही एंट्री बनाई है, सारे एक्सपेंस क्रेडिट, सारी इनकम डेबिट। अब दो ही बातें हैं, या तो एक्सपेंस ज्यादा होंगे या इनकम ज्यादा होगी। आप देख के बताओ इसमें कौन ज्यादा है आपके ख्याल में, सोच समझ के बताना। 20A का ताल्लुक 21B से है, 20A का ताल्लुक 21B से है, 20B का ताल्लुक 21B से है। कौन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। कैसे पता चला, क्योंकि क्रेडिट में अपने पास से यहाँ कुछ लिखा है और उसको किस अकाउंट में लिखा है, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी। इसका मतलब है इनकम ज्यादा है, तो बिजनेस को बोलो क्या हुआ, बोलो, सिर्फ एक जवाब आया मेरे पास, इनकम ज्यादा है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किस अकाउंट में रख दिया हमने, डायरेक्ट। आप देख रहे हो मैंने आज हर एक्सपेंस और हर इनकम को एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी में क्लोज नहीं किया, मैंने सारी इनकम डेबिट कर दी, सारे एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया और डायरेक्ट डिफरेंस किस अकाउंट में डाल दिया, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी। और फिर मैंने कहा ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को किस अकाउंट में डालूंगा, याद दिलाओ, प्रॉफिट को किस अकाउंट में डालूंगा, प्रॉफिट किस साइड पे पड़ा हुआ है, प्रॉफिट किस साइड पे पड़ा हुआ है बोलो, प्रॉफिट किस साइड पे पड़ा हुआ है। तो क्रेडिट से उठा के इसे फेंका डेबिट, 21A एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, और मैंने आपको एंट्रीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक ले जाके पढ़ाई हैं। जब मैं कल सवाल अटेम्प्ट कराऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे, बोलेंगे यार इतना आसान है कॉस्ट अकाउंटिंग, बशर्ते कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, वरना आप बोलेंगे यार बड़ी मुश्किल है। अच्छा, क्या मैं 20B समझाऊं? हाँ सर, 1-2 रुपए की समझा दें, लो 1-2 रुपए की समझ लो। इनकम डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। सर यहाँ पे सीजीएम ने लिखी थी, सीजीएम क्या कोई अकाउंट होता है, सीजीएम क्या कोई अकाउंट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या कोई अकाउंट होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या कोई अकाउंट होता है, डायरेक्ट लेबर क्या कोई अकाउंट होता है, एफओएच टेम्परेरी था, ये तीनों किस अकाउंट के अंदर गए थे, डीएम डीएल एफओएच किस अकाउंट के अंदर गए थे, डब्ल्यूआईपी से निकल के कहां गए थे, फिनिश गुड से निकल के कहां गए। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्रेडिट लिख दी तो इसका मतलब है सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए। लेकिन हाँ, सेलिंग एंड मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अकाउंट ये किसी के अंदर ऐड नहीं होते, तो इनको अलग से क्रेडिट किया, ये भी हमारे खर्चे हैं, ठीक है। और फिर सेल डेबिट हो गई, और कोई इनकम है तो वो डेबिट हो गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आ जाती है ना, तो याद रखना मर्चेंडाइज फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग भी इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी होती है, तो फिर ओपनिंग एंडिंग भी लिखनी नहीं होती। और बस अब यहाँ कौन ज्यादा है बोलो, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम। बिजनेस को क्या हुआ, लॉस डेबिट साइड पे है। लॉस जब आप
कंपनी को चार्ज करोगे तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रीज कंप्लीट। ये मुझे नहीं समझानी, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा लूंगा पूरा उसके बाद आपको अगर लगा ये समझाने की जरूरत है तो जरूर समझाऊंगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। बताइए कोई सवाल है पूछने का आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त भी है, स्टॉप कर रहा हूँ।